नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो ये वीडियो है होने वाला है मैथ 2 के लेक्चर 1.4 एंड 1.45 दोनों को मिला के, दोनों में डिटर्मिनेंट्स को कवर किया है सर ने। तो मैं दोनों के लिए एक ही लेक्चर वीडियो बना दे रहा हूँ। एक्टिविटी वीडियो डिफरेंट आएगी, वो अलग होगी। तो उसमें आप जरूर देखना ताकि आपको सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो पूरा आइडिया आपको लग सके। तो लेक्चर और एक्टिविटी दोनों जब आप देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन लगा पाएंगे, ये मेरी विश्वास है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। लेक्चर 1.4 एंड 1.5 में डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है भाई? देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत होइए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसमें डिटर्मिनेंट्स नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है, वहीं पर डिटर्मिनेंट्स आपको मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज एन एसोसिएटेड नंबर, एक नंबर उसके साथ एसोसिएट होता है, कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट, और वही उसका डिटर्मिनेंट कहा जाता है। और इसको डिनोट करते हैं डेट ए से या मॉड ए ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। इस दोनों तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं मॉड के अंदर ए और कहीं डेट ए। ये दोनों का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका यूज क्या होता है? सॉल्विंग में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है उसको सॉल्व करने में इसका यूज होता है। फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का यूनिवर्स निकालेंगे, यहाँ पे अभी नहीं निकालेंगे, आगे के चैप्टर्स में जब हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका यूटिलाइज होगा। कैलकुलस एंड मोर, बहुत सारे और भी आगे कैलकुलस और कैलकुलेशंस होंगे जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का जरूरत हमें पड़ेगा। ठीक है भाई? अच्छा, आइए देखें इसको कैसे निकालते हैं। तो अगर 1x1 का मैट्रिक्स है तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट ही है, तो एक ही एलिमेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट दैट एलिमेंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, उसमें एक ही एलिमेंट है 1x1 में, वही होगा। अच्छा, 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसका क्या डिटर्मिनेंट होगा? तो उसका डिटर्मिनेंट देखिए कैसे निकालते हैं। 2x2 में जो दो एलिमेंट होंगे दोनों का हम तिर्यक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ए से डी में, बी से सी में, और माइनस कर देंगे ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उनका माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, 2 6 और 3 10 है, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, एंड माइनस 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, और डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2। तो इस तरीके से इस 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं 3x3 का कैसे होगा। देखिए, यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, कोई इतना टफ नहीं है, आराम से कर सकते हैं, समझाता हूं। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसके लेंथ एंड विड्थ होंगे, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझाने के लिए फर्स्ट रो को इसने अभी लिया है, तो फर्स्ट रो के थ्रू मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आपको किसी भी रो के थ्रू आप कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लेके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमने फर्स्ट रो लिया तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, तो A11 को पहले हमने लिया, पकड़ा। तो जैसे ही हमने इस एलिमेंट को पकड़ा तो इसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब डिलीट कर देंगे, या इसको हम ध्यान नहीं देंगे। तो फिर जो बचे, जो मैट्रिक्स बचा जिसमें हमारे 4 एलिमेंट बचे, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसके साथ गुणा कर देंगे। प्लस जब दूसरा एलिमेंट पकड़ेंगे A12 वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। बचे हुए जो 4 एलिमेंट हैं, इसका जो मैट्रिक्स बन रहा है इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। प्लस तीसरा वाला एलिमेंट को हम लेकेंगे ऐसे ही, और इसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम को नेग्लेक्ट करते हुए बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। लेकिन ऐड करने से पहले आपको इनके साइन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक साइन होता है इनके साथ एसोसिएट, जो यहां से अगर मैं शुरू करूं तो प्लस होगा, कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये साइन प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। इसी तरह अल्टरनेट होता है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, और ये माइनस माइनस हो गया तो ये प्लस होगा। तो कहीं भी रो और कॉलम में उठाएंगे तो आप इसके साइन को ध्यान रखेंगे, यानी कि जब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ समथिंग आएगा,
फिर प्लस इसका जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन एसोसिएट है तो यह माइनस हो जाएगा। फिर इसका आएगा A12 इंटू दिस मल्टीप्लीकेशन, ओके, मल्टीप्लीकेशन नहीं, दिस डिटर्मिनेंट, फिर प्लस A13 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, ओके। तो ये मैंने एक फर्स्ट रो को लेके एक्सप्लेन किया। अगर आप यही सपोज दैट अगर सेकेंड रो को उठाते हैं, आप सेकेंड रो को लेते हैं तो पहला एलिमेंट ये पकड़ेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग और रोज एंड कॉलम को आप नेग्लेक्ट करेंगे। इसके साथ ध्यान दीजिए माइनस साइन है तो पहला साइन आपका माइनस होगा और जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो ये इंटू ये होगा, ठीक है। उसी बार जब सेकेंड टाइम ये वाला एलिमेंट लेंगे तो सेकेंड टाइम जब आप ये वाला एलिमेंट लेंगे सेकेंड वाला तो क्या होगा, फिर इसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे और इसके साथ प्लस साइन है वो इनटू ये जो बचे हुए एलिमेंट हैं उसका। जब हम प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करेंगे कोई क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। और ये वीडियो में सर ने किया हुआ है इसलिए मैं इस चीज़ को प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं आपको समझा के आगे बढ़ रहा हूँ ताकि जहाँ पर जो चीज़ें नहीं है एक्सप्लेन है वो मैं एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगाऊँ, ठीक है। इसमें मैं आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं 3/3 मैट्रिक्स का। ऐसा ही 4/4 का भी करते हैं, उसमें 3 का निकालें, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। हमारे जो सिलेबस है मैक्सिमम 3 तक रहेगा तो आप 4/4 के लिए टेंशन ना लें, 3 तक का ही रहेगा क्वेश्चन में, ओके। तो इस तरीके से होगा। फिर होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट होता है, तो कैलकुलेट करके देखा गया चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1x1 हो, 2x2 हो, 3x3 हो या 4x4 हो, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 ही होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहीं हो तो आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1 सीधे मेंशन करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और डिस्कस किया गया, सर ने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिसेस। ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, सर ने वीडियो में करके दिखाया है, मैं आपको सीधे आपको जानने की जरूरत नहीं है उतना, बस आपको इसका वो याद रखिए, जिस्ट याद रखिए कि होता क्या चीज है। तो होता क्या है वो मैं बता दूं कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स ए बी होगा इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये चीज आप याद रख लो, बाकी और इस जानने की जरूरत नहीं है कि दो का जब प्रोडक्ट होगा मैट्रिक्स होगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ओके। फिर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जैसे मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिससे ए में मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिल जाए। अगर ये ए 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 साइज का मिलेगा। ए 3 साइज का मैट्रिक्स है, 3x3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का मिलेगा। अगर 4 साइज का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 4 साइज का मिलेगा। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आगे के चैप्टर में है, तो इसकी टेंशन अभी आप मत लो। आप सिर्फ ये याद रखो कि हमें जो होगा इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, वो निकलता है ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिवर्स जो होगा वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिवर्स जो होगा वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। जैसे कैसे हुआ ये कि ए इंटू ए यूनिवर्स इक्वल टू आई हो जाता है, ए इज इक्वल टू ए यूनिवर्स, या ए इंटू ए यूनिवर्स करें या ए यूनिवर्स इंटू ए करें, दोनों तरफ से आई आएगा। दोनों का डिटर्मिनेंट अगर ले लिया गया तो ए इंटू ए यूनिवर्स ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिवर्स, क्योंकि हम जानते हैं दो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनका अलग अलग का डिटर्मिनेंट के बराबर होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ आई जो होगा वो 1 हो जाएगा, इसलिए ए इनवर्स जो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्विचिंग टू रोज, देखिए प्रॉपर्टीज है, स्विचिंग टू रोज यहाँ पे लिखा गया है, बट मैं आपको ये बता दूं टू रोज नहीं, टू कॉलम को भी आप स्विच करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी है, इसने किया रो को स्विच किया, ए बी को नीचे ला दिया और सी और डी को ऊपर ले गए, तो एक बार इन्होंने स्विच किया तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया। फिर अगर आप दोबारा स्विच करते हैं, सपोज दैट इस बार कॉलम को स्विच कर देते हैं, मतलब ए सी और ए इधर ले जाते हैं और डी और बी इधर लाते हैं, आपने कॉलम को स्विच कर दिया तो फिर से ये प्लस हो जाएगा। मतलब जितनी बार आप स्विच करेंगे रोज या कॉलम वाइज या एक रो या एक कॉलम कभी भी आप स्विच करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो इतना याद रख लो
कि रो को स्विच करें या कॉलम को स्विच करें, अगर एक बार जब करेंगे हर स्टेप में डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है कि एडिंग मल्टीप्लाइज ऑफ ए रो टू अनदर रो। ये कॉलम पे भी लागू होगा। अगर आप किसी एक रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे रो में ऐड करें, या किसी कॉलम में ऐसे ही आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे कॉलम के साथ ऐड करें, तो इसे डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसमें क्या क्या है, सी और डी, ये रो है, इसमें टी से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में ऐड कर दिया, तो ए प्लस टी सी और बी प्लस टी डी हो गया, नीचे का सी और डी सेम है, तो इससे हमें डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज कॉलम वाइज भी लागू होती है कि अगर एक कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके आप दूसरे कॉलम में ऐड करें तो डिटर्मिनेंट में चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं किसी कॉलम या रोज में, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे इसमें रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कॉलम में इसने बी और डी में टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके डिटर्मिनेंट में टी से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज है। देखिए, अगर आपने ऐड कर मल्टीप्लाई करके साथ के साथ उसको किसी दूसरे रोज और कॉलम में ऐड कर दिया, बाकी जिसमें मल्टीप्लाई किया था वो चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पे वो सेम का सेम एज इट इज है, सी और डी ऐसे ही है, लेकिन आपने ए में उसके मल्टीप्लाई से ऐड किया था, तब तो डिटर्मिनेंट में चेंज नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप किसी रो या कॉलम में सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक रो में किया तो एक बार होगा, दो रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बार होगा, तीन रो में करेंगे तो तीन बार मल्टीप्लिकेशन होगा डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो ये था आई थिंक 1.4 में इतना था। आगे की जो मटेरियल मैं कवर कर रहा हूँ ये 1.5 लेक्चर से है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बता देता हूँ आपको। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा, ऐसे मान लेते हैं 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें मान लेते हैं ये है 1 2 3 एंड 0 2 3 एंड 0 0 3, सपोज दैट मैंने नंबर ऐसे ही रैंडमली ले लिया है। तो ये जो मैट्रिक्स होगी जिसमें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इसमें डायगोनल क्या होता है एलिमेंट आप जानते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। ओके, तो इस डायगोनल के नीचे अगर 0 है और ऊपर कुछ नंबर हैं, अब ये पूरा नहीं, जरूरी नहीं कि पूरा भरा हुआ 2 3 और 3 है, मे बी ये 0 भी हो जाए, ये भी 0 हो जाए, सिर्फ एक ही नंबर है, मान लेते हैं 2 ही है, तो भी ये कहा जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि डायगोनल के ऊपर कुछ ना कुछ है आपके और नीचे पूरा खाली है। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि आपका डायगोनल में नंबर है, सपोज दैट 1 2 3, एंड लोअर में कोई एक नंबर हो जाए, कोई भी एक हो जाए, ऊपर पूरा 0 हो जाए रेस्ट, और नीचे में आपके सब 0 ना हो सकता है सारे नंबर अवेलेबल हो, या हो सकता है कोई एक नंबर हो और बाकी 0 हो, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आता है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स हो जाता है, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट होगा 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। इसको कैसे प्रूफ किया है सर ने, वो वीडियो में किया है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सिंपल आपको जो जिस्ट है वो बता रहा हूँ, समरी वीडियो है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, टाइम आपका बचे, और जो आपको लेना है टेक अवे करना है वो लेकर के आप आगे बढ़ो इस वीडियो से, और क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। तो चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है उनके डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके लोअर के सारे वैल्यू 0 हो, डायगोनल के लोअर पॉइंट वाले, और ऊपर कोई एक अवेलेबल हो, मिनिमम एक एलिमेंट अवेलेबल हो। और लोअर ट्रायंगुलर वो बोलेंगे जिसमें अपर 0 हो और लोअर में कुछ वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ये होता है जब हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करते हैं, इसे इसको डिनोट करते हैं a टू द पावर t से। तो a का ट्रांसपोज जो है, डेफिनेशन ये है कि a ट्रांसपोज ij जो होता है वो a j i होता है, मतलब इसके जो i कॉलम के और j i रो के j कॉलम की जो एंट्री है वो a के j रो और a i कॉलम की एंट्री जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 1 1 2 1 3 था, तो ये कॉलम हो गया, 1 1 1 2 1 3 कॉलम हो गया, और यहाँ पर जो कॉलम था 1 1 2 1 3 1, ये यहाँ पे रो हो गया 1 1 2 1 3 1, तो रो कॉलम हो गया, कॉलम रो हो गया, तो ये ट्रांसपोज हो जाता है
और ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट बराबर होता है। क्योंकि हमने पहले भी जब डिटर्मिनेंट का एक्सप्लेन किया था तो वो ये बताया था कि आप चाहे कोई रो वाइज कैलकुलेट कर लो या कॉलम वाइज कैलकुलेट कर लो, या किसी भी रो या कॉलम से आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, डिटर्मिनेंट सेम आएगा। तो आप रो को कॉलम, कॉलम को रो करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटर्मिनेंट पे, समझ गए? डिटर्मिनेंट वही रहेगा। अब आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है? तो देखिए जहां पर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे थे, सपोज दैट यहाँ पर हम ले रहे थे, हमने फर्स्ट रो को लिया था, तो हमने ये वाले रो को ले रहे हैं, तो हमने A11 एलिमेंट की बात की, तो हमने कहा कि इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आप नेग्लेक्ट कर दो रो एंड कॉलम के, तो ये नेग्लेक्ट हो गए थे। तो ये जो बच गया, अगर हम A11 के माइनर की बात करें तो इसके हटाने के बाद ये जो मैट्रिक्स बच रहा है, इसका जो डिटर्मिनेंट है, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स दैट इज माइनर ऑफ एम। एम माइनर को एम से डिनोट करते हैं, तो M11 का डिटर्मिनेंट M11 वाले माइनर ऑफ 11 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, इसके सब मैट्रिक्स। इसी तरह अगर बात करें माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12 की बात करेंगे, तो ये रो, ये कॉलम और ये रो आप नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये जो एलिमेंट बचा इसके साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा वो माइनर ऑफ A12 हो जाएगा, समझ गए? चलो एक और लेके आपको बता देता हूं। अगर हम माइनर ऑफ A32 की बात करें तो इसको आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये जो 2 और 2 4 एलिमेंट बचे, इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो माइनर ऑफ A32 हो जाएगा, ठीक है? तो माइनर और कोफैक्टर, कोफैक्टर में क्या होता है, कोफैक्टर में आपका साइन जुड़ जाता है, माइनर में साइन नहीं था। साइन का मतलब क्या हुआ, साइन को सिंपल याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि यहां से शुरू करिए, प्लस साइन इसको कैलकुलेट करिए, और इसी तरह का आप करते जाइए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये साइन के साथ अगर हम उस डिटर्मिनेंट को लिख देंगे तो कोफैक्टर हो जाएगा। जैसे ये इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से इसने लिखा है कि कोफैक्टर को सी से लिखा है, सी आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, और एम आई जे तो माइनर हो गया, उसके आगे जो साइन लगेगा आप प्लस माइनस ऐसे याद रख सकें तो ये इजी तरीका है। अदरवाइज जो सी आई जे कहेगा तो आई प्लस जे आप कर देंगे -1 की पावर में, तो वही वैल्यू आएगी। आई की -1 की पावर 1 होगा तो -1 आएगा, और ऑड नंबर के लिए माइनस साइन आएगा, और इवन नंबर के लिए प्लस साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है। तो माइनर क्या हो गया, जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, और कोफैक्टर क्या हो गया, माइनर का वैल्यू विद साइन, समझ गए? माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर इज द माइनर विद साइन। ओके, डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर्स में हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसका हमें डिटर्मिनेंट लिखना है, हमने सब मैट्रिक्स के साथ वैल्यूज लिख ली, तो अब लिख लेंगे हम A11 इंटू माइनर ऑफ M11, फिर माइनस A12, यहाँ पर हमने माइनस साइन लिखा है क्योंकि माइनर के साथ साइन नहीं आता, इंटू माइनर ऑफ A12, फिर A13 माइनर ऑफ 13। और वहीं पर अगर हम कोफैक्टर लिखते हैं तो सबको हमने प्लस लिख दिया, और फिर हम कोफैक्टर लिख देंगे ताकि कोफैक्टर के साथ ऑटोमेटिक वो माइनस साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनर एंड कोफैक्टर के टर्म में भी डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया गया। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थ्योरी पार्ट सारे कवर हो गए। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, और मुझे आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। मैं अगला एक्टिविटी वीडियो 1.4 के लिए लाऊंगा, और उसके बाद 1.5 के लिए दूसरा एक्टिविटी वीडियो होगा। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।